हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग कवर कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला पार्ट मैं बता चुका था आप लोगों को। पहले पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। बेसिकली हमने उनको चार चीज़ों में कैटेगराइज करा था: इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस और आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स जो थे। ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ़िलासफ़र्स का रोल क्या था। तो इसमें हम बेसिकली चार फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ेंगे: जीन जैकेस रोज़ो, मोंटेस्क्यू, फ्रांसेस्को मैरी ओरियोट, जिनका पेन नेम जो था वो क्या था? वॉल्टेयर। ठीक है, नेम डे प्लॉम का मतलब होता है पेन नेम। ठीक। उसके बाद जॉन लॉक। हम इन चार फिलोसफर्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी रेवोल्यूशन जो होती है ना, वो तब होती है जब लोगों के विचारों में क्रांति आती है, जब लोगों के सोचने का तरीका बदलता है। तो बेसिकली जब भी आपके सोचने का तरीका बदलेगा तो होगा क्या? आप तर्क संगत होंगे और आप एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, या कह लीजिए एग्जिस्टिंग रिजीम को, या फिर जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप ये सवाल उठाएंगे कि ये ऐसा है तो ये क्यों है। अच्छा, अब ये जो विचारधारा है, ये जो सोचना है, ये कैसे शुरू होगा? ये शुरू होता है कब? जब आदमी लिटरेट यानी पढ़ा लिखा और अवेयर होना शुरू होगा। और उस अवेयरनेस में और उस लिटरेसी में ये फिलोसफर्स जो हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब ये चार पर्टिकुलर नहीं, कोई भी जो फिलोसफर्स होते हैं वो लोगों के सोचने के तरीके में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। आप पढ़ लिए केवल, लेकिन आप समझदार नहीं बने, इंटेलेक्चुअल नहीं बने। इंटेलेक्चुअल कैसे बनते हैं? जब आप तरह तरह की विचारधाराओं को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उनके साथ तर्क करना शुरू करते हैं। मतलब उनके पीछे रैशनल ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई इन चीज़ों के पीछे रैशनैलिटी क्या है, लॉजिक क्या है। तब जाके कहीं आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है। और जब एक के विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है तो वो परिवर्तन एक से दो, दो से तीन, और इस तरीके से करते हुए सैकड़ों और हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा। और जब ये विचारों में परिवर्तन सैकड़ों, हज़ारों और लाखों लोगों तक पहुंचता है तो फिर वो क्या बनता है? फिर वो एक क्रांति का रूप लेना शुरू कर देता है, और फिर वो उस क्रांति के लिए तरह तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं। जैसे अगर मैं इंडियन कंटेक्स में ही बात करूं, अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट धड़ा था, एक मॉडरेट्स थे जो लोग बात करते थे बातचीत की, रेफरेंडम्स की, मेमोरेंडम्स की। एक्सट्रीमिस्ट थे जो बिलीव करते थे डायरेक्ट एक्शन पॉलिसीज़ में। ठीक है, उसके बाद फिर एक नया जो है वो कह लीजिए एक फैक्शन आया, एक नया फैक्शन एमर्ज हुआ विच वाज टोटल ऑफ रेवोल्यूशनरीज, जो कि किसी भी तरीके के मतलब रेफरेंडम वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। उनका सीधा था डायरेक्ट एक्शन, वो भी बाय मीन्स ऑफ वायलेंस और नॉन वायलेंस, कैसे भी हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सक्रिय रहना है पूरे तरीके से। एक्टिव पॉलिटिक्स की वो लोग बात करते थे। कोई बात करता था डोमिनियन स्टेटस की, तो कोई बात करता था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, कोई बात करता था इंडिया एज वन नेशन की, तो कोई बात करता था फेडरल स्ट्रक्चर की। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। सेम चीज़ फ्रांस में भी हुई। तो फ्रांस में इन चार जो फिलोसफर्स थे, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और इन चारों फिलोसफर्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इनकी आइडियोलॉजिकली बेसिकली क्या थी। और उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के बेसिकली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में किस तरीके का फ़र्क डाला। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे रोसो की, जीन जैकेस रोसो। तो जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स में लिख लूँगा, कॉपी लेके बैठिएगा साथ में और उनको नोट करते चलिएगा। तो रोसो की स्पेलिंग क्या है? ROU SSEAU। गलत हो तो पिछली वाली स्लाइड में सही है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर रोसो ना होते तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना होता। ठीक है, नो रोसो, नो फ्रेंच रेवोल्यूशन। समझिए बात को, कि इनकी आइडियोलॉजी ने, इनकी विचारधारा ने, या इनकी फिलॉसफी ने इतना बड़ा फ़र्क लाया कि अगर ये होते ना तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। रोसो जो थे वो एक बहुत ही रेडिकल पोएट थे, एक बहुत ही रेडिकल फिलोसोफर थे। पोएट नहीं थे, फिलोसोफर थे। और ये फेमस थे इनके सोशल, फेमस फॉर हिज सोशल वर्क, फेमस फॉर हिज सोशल वर्क, एंड ही बिलीव्ड इन पॉपुलर सोवरेनिटी। तो इनका आइडिया क्या था? पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब यानी कि अल्टीमेट जो पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? अल्टीमेट पावर शुड लाई इन दी हैंड्स ऑफ पीपल, इन दी हैंड्स ऑफ पीपल। इसका मतलब, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेन नेशन क्या होता है? जिसके पास अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद मैनेज करने के आज़ादी होती है। तो ऐसी आज़ादी लोगों के हाथ में होनी चाहिए। दैट पावर शुड बी ड्राइव फ्रॉम द पीपल।
फॉर एग्जाम्पल एज इन इंडिया वी से दैट अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल. क्यों? बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल. ठीक है, लोगों के लिए, लोगों में से, लोगों ही द्वारा. ठीक है, तो अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसके हाथ में लाई करती है? पीपल. और अगर आप प्रियम्बल भी उठा के देखें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव आवर सेल्फ. ठीक है, तो सब चीज़ किसके हाथ में लाई करती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में. तो रॉसो का कहना भी ये था कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो किसके हाथ में लाई करनी चाहिए? वी दी पीपल के हाथ में लाई करनी चाहिए, यानी कि लोगों के हाथ में लाई करनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम नो पॉलिटिकल सिस्टम कुड मेंटेन इटसेल्फ विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नड. तो यहाँ पर देखिएगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नड, विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नड. अब यहाँ पे गवर्न का मतलब क्या है? आधे लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बताता हूँ. गवर्न मतलब जिनको रूल करा जा रहा है, यानी कि जनता. तो उनका कहना यह था कि जनता जनार्दन के बिना किसी भी जनता जनार्दन के कंसेंट यानी कि परमिशन यानी कि इजाज़त के बिना किसी भी तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेट राजा का काम क्या है या सरकार का काम क्या है? राजा का काम है अपनी प्रजा का ध्यान रखना, और सरकार का काम है अपनी जनता का, अपने नागरिकों का ध्यान रखना. ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में जनता यानी कि जो पीपल है, यानी कि जो गवर्न करा जा रहा है, जिनको लोगों की अनुमति होना, लोगों की इच्छा जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. और सॉवरेन विल तो मैंने आपको बता ही दिया. उसके बाद ही ऑल्सो गेव द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी, सिविल फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ अ मैन. ठीक है, देखिए जी, सोशल इक्वालिटी की इन्होंने बात करी, यानी कि सामाजिक तौर पर सब बराबर होने चाहिए, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करा जाना चाहिए. सिविल फ्रीडम होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस तरीके से, यानी कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, नौकरी करने की आज़ादी, इस तरह की आज़ादियाँ होनी चाहिए. और राइट्स ऑफ मैन मतलब आम आदमी के जो भी अधिकार होते हैं. राइट्स ऑफ मैन मतलब से मत केवल ये नहीं है कि केवल आदमियों के अधिकार, औरतों के नहीं, इसमें आदमी और औरत सबके होंगे. इट्स अ काइंड ऑफ मेटाफर विच इज़ यूज्ड हेयर. ही सेज दैट द किंग नॉट ओबेइंग जनरल विल हैज़ नो राइट टू रूल. इन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इरेज करके यहाँ से दोबारा इनका जो लास्ट इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको लिख रहा हूँ. व्हाट ही सेड, ही सेज दैट द किंग not obeying general will has no right to rule. मतलब कि जो राजा जनरल विल मतलब जनता की इच्छा का पालन नहीं कर रहा, जनता की इच्छा का पालन नहीं कर रहा, या कह लीजिए जनता की इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल. इसको अर्थात मैं अगर कर दूं तो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, विल ऑफ पीपल. तो ऐसे राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए. तो देख रहे हैं, कोई अधिकार नहीं होना चाहिए. तो मैंने आपको बता चुका था पिछले लेक्चर में कि फ्रांस के अंदर जो है चर्च का बोलबाला था, कैथोलिक चर्चेस का बोलबाला था, और जो पंडे जो होते थे, बेसिकली हमारे यहाँ जिनको पंडे बोलते हैं वहाँ उनको पादरी बोलते हैं. तो जो पादरी जो थे वहाँ पे, ठीक है, उनका रूल था, वो जैसे राजा को बरगला देते थे, भड़का देते थे, वैसे राजा उनकी बात सुनने लगता था. और दूसरा जो लुईस द 16 था, ही वॉज अ वीक रूलर. ही plunged France into the war with Britain for 7 years and also sent the French soldiers at war in America. To support the French Revolution, he sent American soldiers. तो इस तरीके से करके जनता ये नहीं चाहती थी. पीपल वॉन्ट टू एंड दी ब्लड बाथ. ब्लड बाथ मतलब खून की होली बोल सकते हैं ऐसे आप हिंदी में, ठीक है, कि ये जो लहू लुहान हो रहा था फ्रांस, जनता उसको बंद करना चाहती थी. लोग भाई जब फौज में कौन लड़ते हैं, फौज में आम लोग ही तो लड़ते हैं, वो अपने प्रियजनों को नहीं खोना चाहते थे. ठीक है, अपने बेटों को, अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को लोग नहीं खोना चाहते थे. और ज़्यादा वो कहते थे बस अब ये मारकाट बंद कीजिए. इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए है, खुशहाली से जीने के लिए है, वो जंग करने के लिए और खून बहाने के लिए नहीं है. तो वो इस चीज़ को अंत करना चाहते थे. और यही चीज़ मोंटेस्क्यू ने कही कि लोगों की इच्छा का पालन होना चाहिए. राजा अगर
अपनी मनमानी करेगा तो वो फिर टायरनी हो जाएगी, ठीक है। टायरनी मतलब क्रूरता होगी, और ऑपरेसिव यानी कि दमनकारी हो जाएगा राजा। राजा क्या हो जाएगा? टायरन हो जाएगा एक किस्म से, ठीक है। राक्षस कह सकते हैं हम बेसिकली, हिंदी में अगर मैं इसका अर्थ कर दूँ तो ये बात हो गई। तो ये तो किसने कहा जी? ये बात कही रोसो ने। अब अगला पढ़ते हैं मोंटेस्को को। तो मोंटेस्को भैया क्या कहते थे? ये कहते थे, इन्होंने किस चीज़ को एडवोकेट करा। अगर मैं बात करता हूँ मोंटेस्को को, स्पेलिंग आप पिछली स्लाइड से देख लेंगे, मेरे को याद नहीं रहती है स्पेलिंग, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए, और जुडिशरी अलग होना चाहिए। ये ना हो कि राजा ही जो है जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या जुडिशरी ही जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। इस तरह का एमलगेमेशन ऑफ फंक्शंस नहीं होना चाहिए। एमलगेमेशन ऑफ फंक्शंस नहीं होना चाहिए। फंक्शंस शुड बी सेपरेट, पावर शुड बी सेपरेट। एग्जीक्यूटिव हैज executives should have executive powers, legislature should have legislative powers, and judiciary should have judicial powers. किसी का भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि अगर केवल 2 या 3 लोग मिलकर देश चला रहे होंगे या सरकार चला रहे होंगे, 2 और 3 पीपल मिलकर सरकार या देश चला रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो टायरैनिकल हो जाएगा। वही जैसे मैंने आपको बताया, क्या हो जाएगी? राक्षसपंथी हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। He was very much influenced by constitutional monarchy of Britain and wanted such system. ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी भैया, किस तरीके से? ब्रिटेन में होता था एक राजा जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता था, उसके नीचे होती थी पूरी की पूरी सरकार, जो कि एक्चुअली में डी फैक्टो होती थी। डी ज्यूरी रिप्रेजेंटेटिव कौन होता था? मोनार्क होता था। और बाकी ये जो सरकार होती थी नीचे, इट वाज इलेक्टेड। राजा तो जो है वो क्या होता था? वो हेरिडिटरी होती थी, ठीक है। लेकिन बाकी जो सरकार होती थी वो इलेक्टेड थी, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला गया कि एक मोनार्क है लेकिन उसके नीचे एक सरकार है जो कि एक्चुअली में डी फैक्टो है। जैसा हमारा सिस्टम है ना, प्रेसिडेंट है, लेकिन हमारा क्या है? हम रिपब्लिक है, तो हमारा प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होता है। ऑल्दो हमारा प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट स्टिल वी हैव एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, उसके नीचे क्या काम करती है हमारी सरकार? दैट इज पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी काम करती है, जो भी उसके डिसीजंस होते हैं, वो सारे इन दी नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन एक्चुअली में पावर किसके हाथ में होती है? डी फैक्टो कौन है? ये। और डी ज्यूरी कौन है? ये। कागज पर ये लिखा जाता है कि सारे डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं, लेकिन डिसीजंस एक्चुअली लेता कौन है? डी फैक्टो। जैसे अगर आप पढ़ते हैं द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 281, ठीक है। सॉरी 281 नहीं, आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ टू बी पुट फॉरवर्ड, शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। बाय प्रेसिडेंट होता है, लेकिन एक्चुअली में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है आपका बजट, जनरल बजट जिसे आप लेमन्स लैंग्वेज में बोलते हैं। रखता कौन है उसे? केंद्र सरकार रखती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मोंटेस्को थे, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटेन्स मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, और वे कह सकते हैं बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उन्हें लगता था कि फ्रांस में भी यही सिस्टम होना चाहिए, केवल मोनार्की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए। एक लिखित संविधान होना चाहिए जिसके हिसाब से देश चलाया जाना चाहिए। बेसिकली रूल ऑफ लॉ काइंड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ना कि चीज़ें जो हैं वो मोनार्क यानी राजा के प्लेजर और विल पे चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले बंदे थे वोल्टेयर। वोल्टेयर क्या कहते थे जी? अब ये जो भाई साहब थे वोल्टेयर, इनकी क्या फिलॉसफी थी? अब ये जो वोल्टेयर जी थे, ये कहते थे कि सबसे बड़ा जो डैमेज है ना, वो करा है चर्च ने। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें हटाना पड़ेगा, ठीक है, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ही वॉज अगेंस्ट इरेशनल बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस एग्जिस्टेड इन चर्च, या कह लीजिए ट्रेडिशंस इम्पोज्ड बाय चर्चेस, इम्पोज्ड बाय चर्च। अब कुछ लोग इन्हें अथीस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में भगवान में ना मानने वाले, या कह लीजिए धर्म में ना मानने वाले लोगों को लोग अथीस्ट बोल देते हैं, ठीक है। जबकि ये एक दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, one who does not believe in God and the one who does not believe in religion. So these are two different things. So imposed by church, but इन्होंने क्या बोला कि जो भी ये ट्रेडिशंस imposed by churches हैं, ये फ्रिवलस हैं, ये सारे दखियानूसी हैं,
और कैसे हैं ये, सुपरस्टिशियस हैं, तो इनको नहीं माना जाना चाहिए. ही बिलीव्ड इन सुप्रीमेसी ऑफ डिवीजन. सुप्रीमेसी ऑफ डिवीजन वही, पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द पीपल एंड डिफरेंट हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट. एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट जॉन लॉक. तो जॉन लॉक ने क्या कहा? इंग्लिश फिलोसोफर थे ये, सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा. इनको बोला गया फादर ऑफ लिबरलिज्म. जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था, इट वॉज हिज आइडिया, लिबरलिज्म. His liberal ideas played a significant role in arousing people for revolution. He was against absolute monarchy and inspired people to establish popular rule. ये भी मोनार्की के खिलाफ थे, यानी कि साम्राज्यवाद और राजतंत्र के खिलाफ थे, और इनका भी मकसद क्या था कि पॉपुलर रूल होना चाहिए. दैट मीन्स डेमोक्रेसी काइंड ऑफ चीज़ होनी चाहिए, यानी कि जनता का शासन होना चाहिए, और वचन ही है शासन. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों फिलोसफर्स बता दिए. इनके बारे में इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही जान लीजिए, काफ़ी रहेगा. इससे फालतू आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब बात करते हैं नेचर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की. तो नेचर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं. सबसे पहले क्या है, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी. क्यों थी? नए तरह की आइडियोलॉजीज एमर्ज हुई ड्यू टू दी रोल ऑफ फिलोसफर्स. किस तरह की आइडियोलॉजीज थी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. एकदम नया कंसेप्ट था. तो विचारधारा में बदलाव था लोगों की. तो आप कह सकते हैं क्या थी? वैचारिक क्रांति थी. विचारधारा में चीज़ हुई. लोग आज़ादी चाहते थे, बराबरी चाहते थे, और भाईचारा चाहते थे, खून खराबा नहीं चाहते थे. और फिर यही जो आइडियाज़ थे ये आगे चल के बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस का, बहुत सौ का और बहुत सी क्रांतियों का आधार भी बनते हैं. तो आइडियोलॉजिकल कैसे थी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सोशलिस्टिक कैसे रही जी? देखिए, इट इज़ अ मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो जो मार्क्सिस्ट जो थे ना, मार्क्सिस्ट यानी कि कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है क्या थी? एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ रेवोल्यूशन थी. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज रूड, देयर आर टू पॉपुलर साइड्स ऑफ रेवोल्यूशन, हैव्स एंड हैव नॉट्स. ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन में दो लोग थे, हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब एक जिनके पास अति प्रॉपर्टी थी, एक जिनके पास कुछ नहीं था. तो ये जो कुछ नहीं वाले लोग क्या चाहते थे कि भाई ये बैलेंस जो है क्रिएट होना चाहिए, ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये एक सोशल रेवोल्यूशन थी. देखो एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है? वेयर द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, और रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीपल. तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है, वहाँ पे किसकी बात आती है? सोशल स्ट्रक्चर की. प्रोग्रेसिव कैसे थी भाई? देख, प्रोग्रेसिव ऐसे थी कि नए तरह के चीज़ों की बात करती थी, मॉडर्न एज की बात करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती थी, चर्च को ख़त्म करने की बात करते थे, या फिर कह लीजिए चर्च को ख़त्म करने की नहीं, उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स को काउंटर करने की या उसमें रैशनैलिटी ढूंढने की बात करते थे. नए तरह की फिलॉसफी उमड़ चुकी थी, तो इसलिए क्या हो गई जी? प्रोग्रेसिव हो गई. लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी. बर्गीज कैसे थी? मिडिल क्लास रेवोल्यूशन थी. मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा था, इसलिए बर्गीज हो गई. बर्गीज का मतलब होता है मिडिल क्लास एक तरीके से. ठीक, बर्गीज में कौन कौन आते थे? अब ये हेट्रोजीनियस रिप्रेजेंटेशन था इनका. इसमें कौन कौन थे? लिबरल्स भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, और बिजनेस क्लास थी, उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे. तो ये सारी की सारी आपकी बर्गीज क्लास का पार्ट हो गई. तो बर्गीज क्लास भी इसमें क्या थी? प्रोमिनेंट थी पूरे तरीके से. तो इसलिए इसको बर्गीज रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. और क्यों थी बर्गीज? बर्गीज से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा बैठे बैठे. दे और जो बर्गीज लोग थे, ये थर्ड स्टेट का पार्ट थे. किसका पार्ट थे? थर्ड स्टेट का. तो पहले दो तो पार्ट ले ही नहीं रहे थे. पहले दो में कौन कौन से आते थे? चर्चेज आती थी, और एक और आता था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, मेरे को तो है नहीं अब ध्यान. थर्ड स्टेट में क्या थे? पिछली साइड में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना. ठीक है, थर्ड स्टेट में कौन आते थे? जो लोअर पीपल थे, विच वर अंडर प्रिविलेज और यू कैन से अनप्रिविलेज. तो वो क्लास आती थी. इन्होंने, बर्गीज क्लास ने एक इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करा इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेट के जो जनरल्स थे उन्होंने मिलकर नेशनल असेंबली बनाई थी। लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले, अदरवाइज फिर समझ नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर का समझ नहीं आ रहा है। द लॉज रिप्रेजेंटेड होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ बर्गीज, देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ बर्गीज रेवोल्यूशन। तो लिख लीजिए, द लॉज रिप्रेजेंटेड होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ बर्गीज, देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ बर्गीज रेवोल्यूशन। तो ये तो बात हो गई नेचर की। नेचर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देख लेते हैं जी इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट क्या थे। लेकिन इम्पैक्ट से पहले हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में पॉइंट्स लिखिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेनिफिटेड बर्गीज क्लास ओनली। बहुत से लोगों का ये कहना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने केवल बर्गीज क्लास को, यानी केवल मिडिल क्लास को बेनिफिट करा। इट डिड नॉट कवर और इट डिड नॉट टच ईच एंड एवरी सेक्शन और ईच एंड एवरी फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। वोटिंग राइट्स जो थे वर गिवन ओनली टू दोज हु हैव द प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आ पाया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, एक पर्टिकुलर सेक्शन एंड फैक्शन ऑफ सोसाइटी को ही वोट डालने का अधिकार था। लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टरी सिस्टम विच वाज करप्ट एंड इनएफिशिएंट। डायरेक्टरी सिस्टम यानी कि जो नेशनल असेंबली बनाने वाले वो जो जनरल्स थे उन्होंने एक डायरेक्टरी सिस्टम बना लिया था। वो एक काइंड ऑफ डिक्टेटर की तरह बिहेव करते थे और वो सिस्टम क्या हो गया था, एक करप्ट हो गया था। और इसी की वजह से क्या होगा, राइज ऑफ नेपोलियन आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइज ऑफ नेपोलियन ही डिस्कस करने वाले हैं। इसकी वजह से नेपोलियन का राइज होगा। नेपोलियन विल टुक कंट्रोल फ्रॉम द डायरेक्टरी एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द लीडर, और यू कैन से द एडमिनिस्ट्रेटर। जो रेन ऑफ टेरर था, रेन ऑफ टेरर यानी कि कह सकते हैं कि जो आतंक का जो दौर था, उसको भी पूरे तरीके से खात्मा उसका भी नहीं हो पाया था। फ्रांस अभी भी पूरे तरीके से आतंक के दौर से नहीं उभर पाया था। और जो रिफॉर्म्स थे वो भी अपने आप में कंप्लीट नहीं थे, और उन जो रिफॉर्म्स थे उनके साथ भी प्रॉब्लम्स थी, तो पूरे तरीके से नहीं आ पाया था। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो आप लिखिएगा, पहला इम्पैक्ट लिखिएगा आप लोग, बर्थ ऑफ न्यू फ्रांस, क्योंकि भाई मोनार्की खत्म हो रही थी ऑलमोस्ट। राइज ऑफ बर्गीज क्लास, राइज ऑफ बर्गीज क्लास। लिबरलिज्म वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम। Abolition of monarchy, abolition of monarchy, मतलब abolition of monarchy, absolute monarchy and their rights and their divine rights, abolition of monarchy and their divine rights. Emergence of lofty ideas like liberty, equality and fraternity. Nationalism, growth of nationalism, nationalism growth, another point. Attack on traditional and irrational ideas of church, attack on traditional and irrational ideas of church. जैसे आपके होते हैं ना विदाउट लॉजिक, आप लोग बिलीव करते हैं ना भगवान कर देगा, भगवान नहीं करता कुछ भी। बता देता हूँ, आदमी अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार होता है, तो भगवान को दोष मत दिया करो, अपनी गलती भी पहचाना करो। फ्यूडलिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन वाज एंडेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट्स को लिख लिया करो, तुम्हारे याद नहीं रहेंगे क्योंकि ये ऐसे। अटैक ऑन इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेज सिस्टम, ठीक है जी। तो वीआई एक किस्म से कह दिया कि जी वीआईपी क्लास को एंड करा गया था, ठीक है। तो ये रहे इम्पैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ नेपोलियन, कि नेपोलियन का राइज कैसे होता है फ्रांस के अंदर, ठीक है। और फिर नेपोलियन का पतन कैसे होता है। नेपोलियन का पतन इसलिए हुआ था बिकॉज नेपोलियन वॉज एन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। उसको लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो जब आदमी को ऐसा घमंड हो जाए तो
तो उसका पता नहीं होता, क्योंकि फिर उसके जितने भी दुश्मन होते हैं ना उसके खिलाफ हो जाते हैं, एज हैपन विद हिटलर। हिटलर को ये लगने लग गया था कि वेगमार्क को, या कह लीजिए कि उसकी जो लुफ्तवाफे है, वे मार्क है, उसका जो ब्लिट्स क्रीक है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता, उसकी एसएस को कोई हरा ही नहीं सकता। German is the most powerful nation and German people are superior than all others, so which leads to its demise। ठीक है, जर्मनी इसके बाद हारा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए कभी घमंड मत करो अपने ऊपर, बी हम्बल बी नाइस। तो बाकी चीज़ हम करेंगे अगले लेक्चर में कवर।